नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार थमा। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अपने बेटे बेटियों को सेट करने में जुटे नेता। कांग्रेस को कभी नहीं थी देश की परवाह। अन्य दल भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का हुआ समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की विविधता का किया जिक्र। कहा भोजन से होती है संस्कृति की पहचान। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। छठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का विकल्प। और विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 327 रन का लक्ष्य। बर्थडे बॉय विराट कोहली ने रचा इतिहास। सचिन तेंदुलकर के सबसे अधिक 49 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में सभी सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य मिजोरम के लिए एक संदेश में बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बीते 9 साल में संपर्क और इंफ्रा विकास के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली अब पूर्वोत्तर के द्वार पर है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता और 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाए। परिवारवाद की राजनीति पर उन्होंने कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार की फोटो होती है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है। और मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ के परिवार अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रभु श्री राम के समय से आदिवासी समाज का उल्लेख है। ये आदिवासी समाज ही था जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बनाया था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे आदिवासी समाज की उपेक्षा आज़ादी के 5 दशक तक की। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सुध ली और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना। मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार के प्रयास शौचालय से लेकर गैस चूल्हे तक, घर से लेकर आयुष्मान कार्ड तक कुछ ऐसी योजनाएं बीते 9 सालों में लागू हुई हैं जिन्होंने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने और राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते,
गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खंडवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कभी भी देश की परवाह नहीं थी। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती हैं। जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के देख लीजिए, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था। 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता रहा। लड़ाई लड़ते रहे, 2 गुट लड़ाई लड़ रहे। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी अभी टिकट बंटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। और समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सागर में नरियावली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद कल्याणकारी योजना बताया। पहले जेब में पैसा न होने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, इलाज नहीं करा पाता था। हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी और यह कहा 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। और ये 5 लाख रुपए में भी यदि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई तो 5 लाख का फिर तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। सारी दुनिया में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कोई बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है और दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ कोई बुरी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है। मेरे भाई, आपने देखा कि पूरी पुलवामा की घटना हुई थी। पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने क्या कर दिया, हमारे कई सुरक्षा के जवानों को अंधेरी रात में आकर बॉर्डर क्रॉस करके
उनकी जान ले ली, वो शहीद हो गए। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का जिक्र किया है। सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का भी वादा किया है। इसके साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हर गरीब वर्ग को 10 लाख रुपयों तक का मुफ्त इलाज का वादा भी किया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 17 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देने की भी घोषणा की है। सड़क एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं पर निःशुल्क उपचार का भी वादा किया है। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर में भी कांग्रेस कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया और कहा कि राज्य सरकार के रवैये से परेशान जनता ने अब सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था, इन्होंने गोबर में घोटाला किया। अब आप सोचिए, गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले प्रश्न पूछने के आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की आचार समिति की अहम बैठक 7 नवंबर को होगी। इस दौरान मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने पर चर्चा की जाएगी। असम की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद रविवार को भूटान नरेश के दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भूटान नरेश की यह यात्रा दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भोजन किसी भी संस्कृति को विशिष्ट पहचान देने का काम करता आया है। Food, as you know, is a defining characteristic of humankind. Tens of thousands of years ago, when human beings started evolving as a unique species, language and food were among the factors that made them different from their nearest cousins. The shift from foraging to agriculture and from raw food to cooked food was the beginning of civilizations.
No wonder food is invariably the cornerstone of any culture. The UN declared. गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 200 युवाओं से मुलाकात की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य भी उज्जवल है। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रम युवाओं के लिए भारत की समृद्धि और संस्कृति से अवगत होने का बेहतर मौका है। इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य उज्जवल है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर अपने पूर्वजों पर गौरव करने तथा उनके मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए भारत को मजबूत करने का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीण युवा भारत की समृद्धि संस्कृति के से अवगत होंगे तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था और गहरी होगी। और समाचार में रुक रहे हैं एक अल्प विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आतंक पर नकेल कसने की लगातार कार्रवाई कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से संबंधित साजिश में शामिल 7 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरोपी आतंक और हिंसा से संबंधित अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने में शामिल थे। आरोपियों के पास से आईईडी और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिज़्ब उत तहरीर मामले के संबंध में 17 व्यक्तियों के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र दायर किया है। जांच में पता चला कि हिज़्ब उत तहरीर के सदस्य मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से भर्ती कर रहे थे। उनकी तैयारियों में उनके समूह के सदस्यों को हथियार, शूटिंग और कमांडो रणनीति का प्रशिक्षण देना भी शामिल था। इस खतरनाक इरादे का उद्देश्य लोगों के बीच आतंक पैदा करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालना था। एनआईए ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में अभूतपूर्व प्रगति की गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर, सुशासन पर वोट मांग रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन में बीमारू राज्य होता था, आज एक ऐसा आकांक्षी राज्य बना है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नई सड़कें, 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि हो गई, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और एक्सपोर्टर बन गया। और यहीं पर मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज, लगभग 30 नए खुले हैं। और वही मध्य प्रदेश जो कभी 2% कृषि दर थी, आज 19% कृषि दर है, जिसकी आधा % विकास दर थी, आज वो रिकॉर्ड विकास दर पर है। कांग्रेस के राज में कभी नहीं हो सकता था। कांग्रेस तो झूठी गारंटियां हिमाचल और कर्नाटक में देकर सरकार बनाई, अब सभी गारंटियां कांग्रेस की फेल हिमाचल और कर्नाटक में हो गई हैं।
राजधानी में हवा की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में ग्रैब 4 लागू कर दिया है। ग्रैब 4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग जाएगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प दिया गया है। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने साल 2023 के एक्सीलेंस अवार्ड की घोषणा की। फाउंडेशन ने विज्ञान और राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए अनुसंधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2023 की श्रेणी में डीडी न्यूज के वरिष्ठ एंकर रिपोर्टर अशोक श्रीवास्तव को डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार देने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि फाउंडेशन प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार देता है। इसके तहत 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अशोक श्रीवास्तव को ये पुरस्कार 29 नवंबर को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 327 रन का लक्ष्य रखा है। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 49वां शतक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे अधिक वनडे शतक के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अंतिम के ओवर्स में जडेजा तेजी से रन बना रहे थे, उन्होंने बनाए और इस तरह भारत ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। कोहली 101 और जडेजा 29 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।